अगर मैं आपसे कहूं कि ये सीज फायर नहीं बल्कि ट्रंप की एक चाल है, अरे वो चाल जिस चाल को अब ईरान भी कहेगा कि धोखा क्यों दिया तुमने ऐसा। हाँ, क्योंकि अब जो अमेरिका आगे करने वाला है वो देखकर आप हैरान हो जाओगे। लेकिन आप कहोगे कि किस बेस पर कह रहे हो कि ये ट्रंप की एक नई चाल है। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप यहां पर देख सकते हो यार। मार्च 21 को इसने 48 घंटे के लिए युद्ध रोका था। मार्च 23 को इसने फिर उसे 5 दिन के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया। ये सब भी सीज फायर के ही एक रूप है। फिर उसके बाद 26 को इसने 10 दिन के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया। 4 अप्रैल को इसने 48 घंटे के लिए, 5 अप्रैल को इसने 7 तक कर दिया था और 7 अप्रैल को अब 2 हफ्ते के लिए इसे कर दिया है और इसे सीज फायर का एक रूप दिया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि सीज फायर होता क्या है। देखो यार, सीज फायर उसे कहा जाता है जब युद्ध को खत्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए। यहां पर 2 हफ्ते के लिए युद्ध रुका है, लेकिन जैसे ये नाम लिया जाता है उसी के ही बाद जो बमबारी होती है ना, वो ईरान के ऊपर काफी तेजी से चालू हो जाती है। ये कौन सा सीज फायर है कि भाई साहब कहने के बाद वापस से बमबारी हो रही हो। और हाँ, इसके पीछे की मेन गुड़ा गणित इस बार ट्रंप की क्या है और ट्रंप ने अपनी आखिरी चाल चल दी है। मतलब इसके पास बस अब यही बाकी था कि एक बार सीज फायर का चलो नाम ले लिया जाए और फिर देखा जाएगा कि युद्ध रुकता है कि नहीं। आप अगर देखने की कोशिश करोगे तो ट्रंप ने ये पूरा का पूरा बाकायदे लिख के डाला था अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर और अपने सोशल मीडिया ट्रुथ हैंडल पर भी। यहाँ पर उसने ये लिखा था कि प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं और जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उनके कहने पर और उनके रिक्वेस्ट करने पर हमने अपनी फोर्स को ईरान के अंदर नहीं भेजा और हमने ईरान पर अटैक नहीं किया, जिसकी वजह से अभी वो सेफ हैं और हम अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देंगे। ये पाकिस्तान के कहने पर हम कर रहे हैं। हम एग्री हो चुके हैं ताकि हम बॉम्बिंग ना करें। हम उस बॉम्बिंग को सस्पेंड करते हैं 2 हफ्ते के लिए, यानी कि जो पीरियड टाइम दिया गया है वो 2 हफ्ते के लिए इन लोगों ने सीज फायर का ऐलान किया है। उसी के ही साथ साथ यहाँ पर अब इन लोग का कहना ये भी है कि भाई साहब एक ये लोग लॉन्ग टर्म पीस चाहते हैं, यानी कि अब ये लोग शांति समझौते पर उतर आएँ ताकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो हो रहा अत्याचार है वो ना हो पाए। यहाँ पर ईरान ने 10 पॉइंट का एक प्रपोजल रखा है और ये 10 पॉइंट का प्रपोजल ही डिसाइड करेगा कि आखिरकार सीज फायर होगा कि नहीं। उसी के ही साथ साथ ट्रंप का ये कहना है क्या पता ये वर्केबल हो, क्या पता ये काम करे, ये नेगोशिएशन काम करे। और ये नेगोशिएशन कहीं और नहीं बल्कि अब ईरान और मतलब जो अमेरिका है वो आकर पाकिस्तान के अंदर करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो पाकिस्तान का जिक्र बहुत बार किया गया है। आइए देखते हैं कि आखिरकार इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। देखो यार, सबको पता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घमंडी आदमी है। ये अपने घमंड के चक्कर में कितने लोगों की भी जान ले सकता है। और उसी के ही साथ साथ जो ट्रंप है भाई साहब, ये इतने आसानी से तो हार मारने वाला नहीं है। और अगर इसको ये करना ही होता तो इसके इतने कम दिमाग भी नहीं है, या फिर इसको बताने वाले लोग भी हैं भैया आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। इसको अगर ये करना ही होता तो बहुत पहले कर लिया होता और इसने कईयों बार ऐसा किया भी है। लेकिन इस बार 2 हफ्ते का सीज फायर का है ना, यानी कि लगभग 14 दिन का, इस वजह से थोड़ा मुद्दा बड़ा उठ गया है। अब मैं अगर आपको इसके संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूं जो इसने पूरा का पूरा लिखा है, तो संक्षिप्त में आप देख सकते हो इसका मतलब क्या है। ट्रंप कह रहा है कि भैया पाकिस्तान के नेताओं के कहने पर और ईरान के द्वारा एक अहम समुद्री रास्ते खोलने की शर्त पर उन्होंने अमेरिका की जो तरफ से होने वाला अभी हमला है 2 हफ्ते के लिए रोक दिया है। उनका मानना है कि दोनों देशों के जो शांति समझौते हैं होने वाला है और उसी के साथ साथ जो पुराने दुश्मनी ज्यादातर जो मुद्दे अब वो सुलझ चुके हैं। ये ट्रंप का कहना है। अब लेकिन हमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ये 10 पॉइंट को ध्यान देना है कि आखिरकार ये 10 शर्त कौन सी हैं। तब आपको पता चलेगा कि ये ट्रंप का सीज फायर है कि एक नया झलावा है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि यार कि कैसे भी करके ये सारे इंफॉर्मेशन हमें कहीं मिल जाए, पीडीएफ के रूप में मिल जाए या कैसे भी करके मिल जाए, अरे तो मिल जाएगी। आप सोचते हो कि फ्री मिल जाए, क्योंकि फ्री ये सारी चीजें कोई देता नहीं है, मैं दे रहा हूं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आपको और हमारा ही है, डियर गुरु नाम से जाकर फॉलो कर सकते हो। कुछ समय के लिए भी फ्री है और जो इसी टाइम वो चला जाएगा आदमी भाई साहब, उसके लिए हमेशा फ्री रहेगा। नहीं तो बाद में जब वो लॉक हो जाएगा ना, तो भाई साहब पैसे देने पर भी आप वहां नहीं जा पाओगे। तो फ्री है यार, ज्वाइन करने पर कुछ मिल नहीं रहा। ज्ञान की नदियां आपको वहां बहते हुए दिखाई देंगी और कोई भी चीज आपको मिस नहीं होते हुए दिखाई देगी। बाकी आते हैं अगर टॉपिक पर, तो देख सकते हो कि यहाँ पर ईरान ने भाई साहब 10 शर्त रख दी हैं।
10 शर्त आप डिसाइड कर दोगे खुद कि ये युद्ध रुकेगा कि नहीं। पहला शर्त यह है कि अहिंसा को लेकर प्रतिबद्धता। चलो ये अमेरिका मान सकता है। आप सोच रहे होगे कि भैया क्या ही 10 शर्त रखा होगा। ये 10 शर्त अभी जब आप 9वां वाला शर्त सुनोगे, तीसरा चौथा शर्त सुनोगे, तो आप खुद कहोगे कि यार अगर ऐसी बात है तो युद्ध कहाँ ही रुक पाएगा। अब दूसरी शर्त सुनते हैं। यहां पर कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल बना रहे। अब सोचो ईरान क्या कह रहा है कि हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल रहे। अभी कंट्रोल किसका? देखो यार, वैसे तो लीगल तौर पर यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ लागू होता है, यानी कि ये किसी का नहीं है, पूरे दुनिया का है। इंटरनेशनली कोई भी आ जा सकता है। अब ये ईरान के सामने है तो ईरान यहाँ पर अपना दबदबा बनाकर रखता है। अब जैसे कि यार सामने से रोड गई है, अगर आपके घर के सामने से गई तो सिंपल से कहते हो कि भैया हमारी रोड है तो लेकिन सरकार की ही, उस एरिया के अंदर दबदबा आप ही का बना रहता है। वैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास से गया तो दबदबा ईरान का ही बना रहता है। प्लस वहीं पर ओमान भी है तो ओमान का उतना दबदबा नहीं रहता जितना ईरान का रहता है। अब ईरान का कहना ये है कि हमें लीगली तौर पर हमारा दबदबा यहाँ पर बनाओ। अब ये याद रखिएगा भाई साहब, क्योंकि यही आपको आगे काम आएगा कि आखिरकार ईरान की नई चाल क्या है। फिर उसके बाद यूरेनियम का जो इनरिचमेंट है ये कहते हैं कि हमें करने दो। अब आप खुद बताइए कि अगर ये लोग यूरेनियम इनरिच कर लिए, ईरान का तो कहना यह है कि भैया हम यूरेनियम इनरिच करके एनर्जी बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, अपने देश को चलाएंगे। लेकिन अमेरिका भी इतना बुद्धू नहीं है, इतना पागल नहीं है कि इनको यूरेनियम इनरिच करने देगा। यूरेनियम इनरिच करने के बाद परमाणु बम बनाने में टाइम नहीं लगता, वही यूरेनियम इनरिच करने में टाइम लगता है। यूरेनियम इनरिच का मतलब क्या होता है? अरे जैसे यार दुनिया में ना लगभग 2-3 प्रकार की यूरेनियम पाए जाते हैं। कहीं खोदोगे तो आपको यूरेनियम निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो परमाणु बम बनाने वाला यूरेनियम होता है वो इस धरती पर 0.03 0.07 इतना ही पाया जाता है। आप अगर इतना यूरेनियम ले लोगे ना तो उसमें से आपको खाली इतना सा ही निकलता हुआ दिखाई देगा। चलो भैया मतलब इतना ही है जिससे आप परमाणु बम बना सकते हो। तो इतना कम है वो परमाणु बम बनाने वाला। अब इसी वजह से परमाणु बम बनाना बहुत मुश्किल है। अब इसी वजह से यूरेनियम को इनरिच करना पड़ता है कि अगर इतना यूरेनियम आप मशीन में डाले हो तो उसको घोल मचोल करके उसमें प्रोसेसिंग करके जो परमाणु बम बनाने वाला यूरेनियम है वो इतना से कैसे भी करके निकाला जाता है। वो बहुत कठिन प्रोसेस होती है, बहुत ज़्यादा उसमें शक्ति लगती है, एनर्जी लगती है, लाइट लगती है। अब इसी वजह से इस यूरेनियम को इनरिच करना इतना मुश्किल होता है और बहुत टाइम टेकन होता है। अब ईरान जो है लेकिन लगभग 60% तक यूरेनियम को इनरिच कर लिया, यानी कि शुद्ध बना लिया है। अब अगर ये 90% तक भी कर लेता है तो ये परमाणु बम बना लेगा। अब ये परमाणु बम भी याद रखिएगा कि परमाणु बम अगर बना लिया तो ईरान क्या कर सकता है, और अगर ईरान परमाणु बम बना लिया तो पूरे के पूरे अमेरिका का वजूद खतरे में आ सकता है। यार ईरान के पास परमाणु बम, अमेरिका का वजूद क्यों खतरे में आ जाएगा? अरे अमेरिका पूरी तरीके से खत्म हो सकता है अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया। वो कभी भी नहीं बनाने देगा, ना तो वो कभी उनको यूरेनियम को इनरिच करने देगा। तो देखो यार, ये तो दो के दोनों बात कैंसिल हो जाते हैं कि कभी अमेरिका मानेगा भी। फिर उसके बाद जो प्राइमरी प्रतिबंध है उसे हटाया जाए, जो सेकेंडरी प्रतिबंध है उसको हटाया जाए, ये ईरान का कहना है। चलो ये प्रतिबंध तो अमेरिका हटा सकता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या? अभी आगे भी और शर्त है, क्योंकि 10 शर्त रखी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सारे जो प्रस्ताव हैं, प्रस्ताव को खत्म किया जाए। चलो ये भी अमेरिका कर सकता है कि भैया खत्म कर देंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की जो प्रस्ताव हैं उसे भी खत्म किया जाए। चलो ये भी अमेरिका खत्म कर सकता है। युद्ध में ईरान का जो खर्च हुआ है अमेरिका उसका मुआवजा दे, ये कतई अमेरिका नहीं करेगा। अरे क्यों नहीं करेगा यार, आप खुद बताओ। मतलब अमेरिका युद्ध किया, इतना थोड़ा फोड़ा, उनके खर्ग आइलैंड को, उनके तेहरान को, उनके इस्फहान को, क्या क्या नहीं तोड़ा अमेरिका ने। इतने सारे पुल तोड़े, इतने सारे बांध तोड़े, इतने सारे रेलवे लाइन तोड़े, इतने सारे अंडरग्राउंड में तोड़े। अब आप सोच कर देखिए, कई बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ होगा। अब अमेरिका चलेगा इनको पैसा देगा? आप खुद बताइए। अब इसीलिए मैंने कहा था कि भैया ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला याद रखिएगा। अगर अमेरिका मुआवजा नहीं देगा तो ये लोग ये भी करेंगे तो अच्छा भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमें हक दे दो। अगर हम हक ले लेंगे, वहां पर हक की बात कर रहे हैं, अगर वो लोग हक ले लेंगे तो इन लोग का सिंपल सा कहना ये रहेगा कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी अगर नाव पास होगी तो उसे $2 मिलियन देना पड़ेगा टोल टैक्स के रूप में, क्योंकि अब तो ये हमारा है कानूनी रूप से, क्योंकि हमें हक मिल चुका है।
मतलब हर एक नाव पर 18 से 20 करोड़ रुपए कमाएगा ईरान। अब इससे क्या होगा? अरे इससे यह होगा कि ईरान केवल एक एक साल के अंदर 100 बिलियन डॉलर कमाएगा। मिलियन नहीं, बिलियन। हर साल मतलब आप ऐसा मान लो कि एक अंबानी जितना वो खाली स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज से कमा लेगा, और 10 साल के अंदर आप सोच सकते हो कि ट्रिलियन में पहुंच जाएगा, वो भी जीरो खर्चे के साथ। वहां पर उसे कुछ नहीं करना, जीरो खर्चे के साथ पहुंच जाएगा। तो इससे ईरान बहुत तेजी से मजबूत हो जाएगा। मतलब वो ये कहेगा चलो मुआवजा नहीं दे सकते ना, हमें यहां पर हक दे दो, हम यहां से भैया टोल टैक्स कमा लेंगे। लेकिन अगर ये टोल टैक्स से कमाएगा तो आप ये भी तो समझो, जो नाव जाएगी, जो आएगी, गैस लेकर जाएगी या गैस लेकर आएगी, या जो तेल लेकर जाएगी तेल लेकर आएगी, उसका खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 18-20 करोड़ रुपए वैसे ही खर्च बढ़ जाएगा। अब आप खुद सोच कर देख सकते हो, फिर वैसे भी दुनिया के अंदर फिर तेल गैस फिर से महंगे हो जाएंगे, तो क्या मतलब है? तो अमेरिका इसको भी नहीं मानने वाला। उसी के साथ साथ ईरान का कहना यह है कि ईरान के क्षेत्र में अमेरिकी सेना को हटाया जाए। ये कतई अमेरिका नहीं मानेगा। अब क्यों नहीं मानेगा? अरे यार आप खुद कह रहे हो, मतलब आप सोच रहे हो कि जो अमेरिका है वो ईरान के जो आरी बगल पूरे पूरे अपना सैन्य अड्डा बनाया वहां से हट जाए। अमेरिका कभी हटेगा? वो अपनी सेना को हटाएगा कभी? अरे पागल होगल तो नहीं हुए ये लोग, कभी नहीं मानेगा। तो ये दो शर्तें भी कभी नहीं मानेगा। लेबनान में हिजबुल्लाह पर जो अभी अटैक हो रहा है उसको रोका जाए, चलो भैया ये भी ठीक है, लेबनान के अंदर हम अटैक रोक देंगे। लेकिन यहां पर ये दो शर्त और यहां पर ये दो शर्त, ये कभी भी अमेरिका नहीं मानेगा। 6 शर्त को अमेरिका मान भी सकता है, 4 शर्त को कभी भी नहीं मानेगा। जी हाँ, अरे 1-2 शर्त होती तो काम बन जाता, 4 शर्तें हैं, और ये 4 शर्तें कभी भी अमेरिका नहीं मानेगा। और नहीं मानेगा तो युद्ध फिर से चालू होगा, फिर से युद्ध बढ़ेगा। ये तो केवल अभी आप देखोगे स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा था और बाकी अन्य चीज़ें हो रही थी, इस वजह से अमेरिका ने सोचा चलो भैया 2 हफ्ते थोड़ा मार्केट को सुधरने देते हैं, उसके बाद फिर से गिरा देंगे। आज देखो निफ्टी 50 3% झमाक से भाग गया था, 3-3.5% जब ये न्यूज़ आई थी। लेकिन आप देखोगे तो अभी ट्रंप का यहाँ पर झलावा क्या है भाई साहब ईरान के साथ, या गले मिल लेना या फिर सीज फायर कर देना। अभी गले उले तो नहीं मिला, AI जनरेटेड है, लेकिन हाँ तब भी आप मान सकते हो कुछ ऐसा किया। देखो मेन कारण यह है ईरान को बनाना है परमाणु बम। अब परमाणु बम अगर बना लेगा तो जानते हो क्या होगा? तो फिर ईरान से कोई युद्ध लड़ेगा ही नहीं। अगर यही आज ईरान के पास परमाणु बम होता तो किसी की औकात नहीं थी कि ईरान से आकर ये युद्ध लड़े। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो इतने एरिया के अंदर केवल पाकिस्तान को छोड़ दो तो किसी के पास भी परमाणु बम नहीं है। इजराइल को छोड़ दो यहाँ पर, और वहां पर पाकिस्तान, भारत को छोड़ दो। देखो भारत से तो पूरी दुनिया कहती है कि कोई डर नहीं है, पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान है सन की, पाकिस्तान है आतंकवाद। तो यहां पर अब अगर ईरान के पास हो जाता तो जानते हो क्या होता? ईरान जो था यहाँ सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, यहाँ पर जो कुवैत है, कतर है, यहाँ बहरेन है, UAE है, ओमान है, इन सब से ईरान कह देता कि हे भैया सुन, देख हमारे पास है परमाणु हथियार, और तुम अगर हमारी बात नहीं सुने तो फिर उसके बाद समझ लेना तुम्हारा नक्शा यहाँ इस धरती से मिट जाएगा। वो सीधा धमकी दे देता कि भैया तुम्हें क्या करना है कि जो तेल तुम बेचते हो ना, क्योंकि इस खाड़ी देश के अंदर पूरे दुनिया का लगभग तेल माना जाता है, जो तुम तेल बेचते हो उसे डॉलर में मत बेचो उसको, बल्कि तुम बेचो ईरान की करेंसी में, उसे बेचो तुम चाइना की करेंसी में, उसे बेचो तुम रूस की करेंसी में, या तो तुम लोकल करेंसी में बेचो लेकिन तुम डॉलर में मत बेचो। अब डॉलर में बेचना ना बेचना क्या फर्क पड़ता है अमेरिका पर? यार देखो अगर खाड़ी देश पूरे तेल को डॉलर में बेचते हैं तो सिंपल सी बात है पूरे दुनिया को यहीं से ही तेल लेना पड़ता है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा तेल यहीं पर ही भगवान ने दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि बहुत सालों पहले, करोड़ों सालों पहले यहीं पर ही ऐसा कुछ हुआ था, धरती उड़ती में इधर उथल पुथल हुई थी, तो क्रूड ऑयल यहीं पर आकर इकट्ठा हुआ। कहोगे तो मैं डिटेल में बना दूंगा। लेकिन यहां पर अब क्या है कि लोग यहां से तेल खरीदते हैं डॉलर में। अब मान लेते हैं कि आप कोई देश हो, हम कोई देश है, मान लेते हैं आप भारत हो, हम मान लेते हैं हम कौन सा देश, मान लें हम चाइना है, आप भारत हो। क्या है, अब हमें और आपको जाना है यहाँ से तेल खरीदने। अब हमें तो भाई साहब डॉलर में ही पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आप अपना रुपया बेचोगे तब डॉलर खरीदोगे, हम अपना युआन बेचेंगे तब डॉलर खरीदेंगे। तो डॉलर खरीदेंगे तो इससे भैया डॉलर मजबूत हुआ कि कमजोर हुआ? मजबूत हुआ, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि डॉलर को आप बिना खरीदे, बिना इनको डॉलर दिए आप तेल खरीद ही नहीं पाओगे, और तेल सबसे ज्यादा जरूरी है देश के लिए। इसी वजह से डॉलर इतना मजबूत बना हुआ था।
अब अगर ईरान के पास परमाणु संपन्न हो गया ईरान, तो वो कह देगा भैया डॉलर में नहीं बेचना है, बस खत्म करो किस्सा और खत्म करो कहानी। तुम बेचो चाहे जिस करेंसी में, डॉलर में मत बेचो। और अगर ये डॉलर में नहीं बेचे, और ये लोग मना भी नहीं कर सकते कि हम डॉलर में नहीं बेचेंगे, जानते हो क्यों? क्योंकि इसके पास है न्यूक्लियर बॉम्ब। बहुत बड़े बड़े नेता लोग कह चुके हैं कि जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है वही अभी सेफ कंट्री है इस दुनिया के अंदर। अगर ये न्यूक्लियर बम बना लिया तो इन लोगों से डॉलर में वो तेल नहीं बिचवाएगा और तुरंत अमेरिका टूट जाएगा। तुरंत आपको डॉलर टूटता हुआ दिखाई देगा। फिर कोई भी देश डॉलर को खरीदेगा ही नहीं, अपने देश के अंदर रखेगा ही नहीं तेल को लिए, मतलब तेल खरीदने के लिए। पहले जब आते थे तो आपको डॉलर में ट्रांजैक्शन मारना पड़ता था, अब नहीं मारना पड़ेगा। अब आप चाहे इंडियन रुपए दे दो, चाहे चाइना की करेंसी, चाहे रूस की करेंसी दे दो, तो डॉलर का डिमांड कम हो गया। और सप्लाई डिमांड पर ही दुनिया चलती है, और डिमांड जहां कम हुआ डॉलर टूट जाएगा। और अगर डॉलर टूट गया तो डॉलर खत्म, और डॉलर खत्म तो अमेरिका खत्म। तो राहुल साहब कह गए ना, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा। इसी वजह से ईरान कभी भी इनकी वो बातें नहीं मानेगा कि यूरेनियम को इनरिच करने दे। इसी वजह, मतलब अमेरिका ईरान की कभी बातें नहीं मानेगा, यूरेनियम इनरिच कर लें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा हक दे दो, ये सारी बातें अमेरिका कभी नहीं मानेगा। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अभी युद्ध कब तक चलेगा, कब तक नहीं, ये किसी को नहीं पता। और यहाँ पर झलावा कैसे है या फिर कैसे फंसाना चाहता है, तो देखो अभी यहाँ पर पाकिस्तान को ला रहा है, पेर रहा है यूएस। अब पाकिस्तान से ईरान भी खुश हो गया, भैया यार तुमने तो यार युद्ध रुकवा दिया, पूरी दुनिया से सोच रही है। लेकिन ईरान से युद्ध लड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि ईरान के यहाँ पर बड़ी 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 पहाड़ियाँ हैं। आप सोच रहे हैं यहाँ से एंटर मार लें, कभी एंटर नहीं मार पाओगे, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। आप चलो एंटर मार भी लिए तो यहाँ ईरान की क्या सिपाही नहीं खड़े रहेंगे? आप कितना ही लड़ लोगे पहाड़ पर? पहाड़ पर तो आप ज़्यादा सामान भी तो नहीं ले जा पाओगे। इसी वजह से दूसरी चीज, आप कहीं और से भी एंटर नहीं मार सकते, आप यहाँ पाकिस्तान से मार सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्लेन एरिया है। अब यहाँ पर पाकिस्तान में अगर यूएस एंट्री मार दिया, युद्ध को शांत कराकर 2 हफ्ते के अंदर यहाँ पर पूरी प्लानिंग बना लिया, तो यहाँ से एक ही बैग वो आ सकता है, एक ही बैग ईरान की पूरी लाइट कट करा सकता है, और उसके बाद जो अटैक करेगा उसके बाद ईरान समझ भी नहीं सकता। मतलब उसकी कुछ प्लानिंग हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान चपेट में आ जाएगा और पाकिस्तान फिर खतरे में आ जाएगा, क्योंकि तब ईरान पाकिस्तान को नहीं मानेगा, क्योंकि वो जान जाएगी कि झलावा था, पाकिस्तान भी मेरे लिए झलावा था और यूएस ने भी मुझे धोखा दिया है। तो यहां से मेन एंट्री मारना चाहता है आपका यूएस। समझ आया क्यों? और ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। युद्ध रुका तो ये परमाणु बम बना लेगा कुछ ही दिन के अंदर। आपको क्या लग रहा है कि इतना ईमानदार है ईरान की, हाँ हम खाली एनर्जी के लिए यूज करेंगे? एक झटके में परमाणु बम भी बना लेगा अगर यूरेनियम इनरिच हो गया। समझ आया? फिर केवल टेस्टिंग करनी रहेगी। जब टेस्टिंग एक बार हो जाएगी ना, तो पूरी दुनिया मुंह ताकते रह जाएगी, खासकर अमेरिका। वैसे तो भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सब फिर मुंह ताकते रह जाएंगे, अरे भैया अब तो बन गया, अब क्या करें। समझ आ रहा है ना? तो इस वजह से ये पूरा एक झलावा है। आप देखिएगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद युद्ध वापस से चालू होगा, और जब चालू होगा तो इस बार कुछ बहुत बड़ा ही ट्रम्प करने का सोचा है। और इसी वजह से वो ऊपर नीचे की बातें करता रहता है, ताकि मीडिया में बना रहे और उसी के साथ साथ अपनी प्लानिंग वो कर सके, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट कर देता है ईरान को दूसरी बात पर, उधर से वो दूसरा काम कर लेता है। बाकी अगर आप सोचते होगे कि भाई साहब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भी जल्दी क्यों नहीं मिल जाती, अरे तो वीडियो के माध्यम से तो मिल जाती हैं, लेकिन व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉलो कर सकते हो, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।